मेरा नाम माला है। ये कहानी मेरी बेटी निशा की जिंदगी पर है। मैं एक छोटे से शहर के छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मेरे पति का देहांत हुआ और मैं उनकी विधवा हो गई, तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी जिसका पहले से ही एक बेटा था। शादी के बाद हम लोग एक छोटे से घर में रहते। मेरा पति और मैं एक साथ तथा मेरी बेटी और उसका बेटा एक साथ एक ही कमरे में सोते थे। मगर हर सुबह मेरी बेटी सोकर उठते ही अपने बेड का चादर ले जाकर बाथरूम में रखती थी और दूसरा चादर बिछा देती। जब मैं आंखों से दूर होती तो वह पुराना चादर धुलकर खुद नहाने चली जाती। पता नहीं क्या हुआ था, मेरी बेटी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। उसे इतनी कमजोरी हो चुकी थी कि वो कभी कभी बेहोश तक हो जाती थी। एक दिन सुबह जल्दी उठकर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली गई। अंदर जाते ही वहां का मंजर देखकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। भगवान किसी भी माँ को ऐसा दिन ना दिखाएं, क्योंकि वहां मेरी बेटी और बेटा। ये बात तब शुरू होती है जब मेरी उम्र 16 साल थी और मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, फिर भी इतनी जल्दी शादी। मुझे तो लगता था कि मैं अपने माता पिता पर बोझ हूँ। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे पति का देहांत हो गया और वह स्वर्ग सिधार गए। मेरे पैदा होने पर तो मुझे ऐसा लगा था कि मानो सभी को बहुत दुख हुआ है। मेरे पिताजी को लड़के की चाहत थी, पर जब मैं उस घर में पैदा हो गई तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नापसंद कर दिया। वो मुझसे ना ठीक से बात करते, ना ही मेरे पास कभी बैठते। हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करते। कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से मेरे पिताजी दूसरी शादी भी नहीं कर पाए। वे इन सारी बातों का गुनहगार मुझे ही मानते थे। हर वक्त मुझसे चिढ़ना, गुस्सा करना तो उनकी रोज की आदत बन चुकी थी। वो मुझसे इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने मेरी शादी भी कम उम्र में ही कर दी। मेरे पति पास के ही गांव के एक स्कूल में पढ़ाते थे। हमारी 4 वर्ष की बेटी भी थी। एक दिन स्कूल से आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल जाते जाते में उनकी मौत हो गई। मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन वही था। मेरी मांग का सिंदूर उजड़ गया। मैं बेसहारा हो गई। मेरे सास ससुर ने कुछ दिनों तक मुझे अपने पास रखा और बाद में मुझे मायके भेज दिया। मेरी क्या गलती थी? एक औरत को हर कोई बोझ ही समझता है। जन्म से लेकर शादी तक माँ बाप बोझ समझते हैं, शादी के बाद ससुराल वाले बोझ समझते हैं। क्या एक औरत का अपना कोई घर नहीं होता? ये सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे। मैं भी अपने ससुराल वालों के भगाने के बाद अपने मायके आ गई। मेरे ससुराल वाले तो मुझे मनहूस समझते थे, जैसे मैंने उनके बेटे को मार दिया हो। मैं जब अपने मायके में आई तो मेरे माँ बाप भी कुछ दिनों में ही मुझसे उब गए और उनको मेरी शक्ल से नफरत होने लगी। मैं दिन भर अपने पति को याद कर करके रोती रहती, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ समय ही बीता कि मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी। मेरे दूसरे पति का एक बेटा था और मुझे एक बेटी। हम लोगों की शादी इस वजह से हुई क्योंकि हम दोनों की स्थिति एक ही थी। मेरे दूसरे पति के बेटे का नाम सूरज और मेरी बेटी का नाम निशा था। उनका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। मैं शादी करके नए पति के घर आ गई। देखते देखते वक्त का पहिया इतनी तेज घुमा कि निशा 16 साल की और सूरज 15 साल का हो गया। जब सूरज 15 साल का हुआ तो उसके पापा यानी कि मेरे दूसरे पति का देहांत हो गया। कुदरत की यह कैसी विडंबना थी कि मेरे दोनों ही पतियों का देहांत हो गया। क्या मैं ऐसा ही जीवन तय करवा के भगवान के पास से आई थी? मेरे दूसरे पति का अपना खुद का घर था। मेरे घर में एक छोटी सी दुकान थी। एक रात जब मैं सो रही थी कि अचानक बहुत तेज आवाज हुई। मैं घबरा गई और डरते हुए बाहर गई। मुझे लगा कि शायद वह आवाज सूरज की कमरे से आई है। जब मैं वहां गई तो ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं किस चीज की आवाज थी। मेरी बेटी निशा और सूरज एक ही कमरे में सोते थे। एक सुबह जब मैं नाश्ता बनाकर सूरज और निशा को जगाने गई तो उन्हें देखकर मेरी हालत खराब हो गई।
निशा बेहोश पड़ी थी। ना जाने उस एक रात में ऐसा क्या हो गया कि वह बेहोश थी। मैंने सूरज को कहा कि तुरंत जाकर पास के डॉक्टर को बुला ले। वह जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैं रो रही थी। मैंने एक नज़र सूरज को देखा तो वह कुछ घबराया हुआ लग रहा था। उसे इस जाड़े के मौसम में पसीना आ रहा था। डॉक्टर ने निशा को देखते हुए बताया कि इसे शारीरिक कमजोरी है। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाती? मैं बहुत अचंभित थी क्योंकि निशा तो रोज थाली भरकर खाना अपने कमरे में ले जाती थी और मुझसे कहती कि मैं पढ़ते हुए खाना खा लूंगी, पर उसकी यह हालत। इधर सूरज बहुत ज्यादा परेशान हो गया और कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर की जाने के बाद मैं निशा को उसके कमरे में छोड़कर बाहर आ गई। करीब 1 घंटे बाद निशा को होश आया। मैंने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ था? वह रोते हुए बोली, माँ, मेरा सर दुख रहा था रात को और पता नहीं कब क्या हुआ। मुझे कुछ याद नहीं। मैंने उसे चुप करवाया। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर शायद कोई बात तो है जो सूरज मुझसे छुपा रहा है। मैंने निशा से कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जब मैं खाना लेकर कमरे में आई तो निशा वहाँ नहीं थी। निशा के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने निशा को आवाज देते हुए उसे घर में देखने लगी। निशा को ढूंढते हुए मैं छत पर गई तो उसे देखकर मैं भौंचक्का रह गई। वह जल्दी जल्दी अपने बिस्तर की चादर धो रही थी। मैंने पूछा, निशा यहाँ क्या कर रही हो और यह चादर इसे क्यों धो रही हो? उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, चादर गंदी थी इसलिए सोचा धुलकर फैला दूं। मैंने कहा, अभी तक तुम बेहोश थी और तुम्हें होश आए कुछ समय ही हुआ है कि तुम ये कर रही हो। और वैसे भी ऐसा भी क्या लगा था चादर में जो तुम इसे धोने बैठ गई? वह जल्दी जल्दी चादर रगड़ती जा रही थी। मैंने उससे कहा, उठो यहाँ से, अपने कमरे में जाओ, मैं इसे धुल दूंगी। उसने जल्दी से चादर को पानी से धोया और फैलाने लगी। वह बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। इसके माथे का पसीना ये साफ कह रहा था कि जरूर कोई बात है। मैं निशा को नीचे लेकर आई और वह अपने कमरे में गई। उसने बैठकर खाना खाया। मेरे दिल में बहुत से सवाल थे कि आखिर निशा क्या छुपा रही है। मुझे किसी भी तरह इन सब बातों का पता लगाना ही था। सूरज ने सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई की थी क्योंकि बचपन से ही उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। शाम को जब सूरज घर आया तो मैंने उसका खाना लगाया, पर वो ये कहकर निशा के कमरे में चला गया कि वो बाहर से खाना खाकर आया है। निशा भी खाना खाकर सो चुकी थी। आज पूरी रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मैं बहुत चिंता में थी कि आखिर क्या चल रहा है उनके बीच। कहीं वह कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। अगली सुबह जब मैं निशा की तबीयत के हाल चाल लेने गई तो देखा वह बेहोश पड़ी थी और सूरज कमरे में नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गया था। मैंने निशा को जगाने की कोशिश की पर वह नहीं जगी। मैंने जोर से सूरज को आवाज लगाई, तब वह बाथरूम से निकलकर आया। वह फिर घबराया हुआ लग रहा था। मैंने फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने आते ही कहा कि जो दवा दी थी उससे तो इसे आराम मिल जाना चाहिए था, पर आज तो इसकी हालत और ज्यादा खराब लग रही है। ये तो बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। क्या हुआ है इसके साथ? मैं बहुत ही हैरान थी। डॉक्टर मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो इसकी जान को खतरा है। ध्यान दीजिए कि क्या चल रहा है। आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? मैं जब डॉक्टर छोड़ने के लिए बाहर गई और फिर कमरे में आई तब निशा कमरे में नहीं थी और बेड की चादर भी गायब थी। मैंने छत पर जाकर देखा तो निशा जल्दी जल्दी चादर धुल रही थी। मैं उसके पास गई। वो मुझे देखकर डर गई और जल्दी जल्दी चादर धुलने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या है चादर में? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। अगर तुमने आराम नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा है।
तुम्हारा शरीर पीला पड़ चुका है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? नीचे आकर उसने खाना खाया और सो गई। रात को जब सूरज घर आया, मैंने उससे बात करनी चाही, तो उसने भी अपनी तबीयत खराब है ऐसा कह दिया और कमरे में चला गया। मेरे घर में क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को जब मैं पानी पीने उठी, तो निशा के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने वो सारी बातें सुनने की कोशिश की। सूरज निशा से कह रहा था कि अब ये सब नहीं करेंगे। तुम समझ रही हो, तुम्हारी जान को खतरा है। निशा ने कहा, तुम चिंता ना करो, बस कुछ दिनों की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इतना सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने झट से उनके कमरे के दरवाजे पर हाथ मारा और दरवाजा खोला। अंदर बहुत अंधेरा था। मैं देर ना करते हुए लाइट जलाई तो देखा निशा बेड पर सो रही थी और सूरज जमीन पर। मैं काफी देर तक उन्हीं के कमरे में बैठी रही, पर ऐसी कोई बात या हरकत मुझे नहीं दिखाई दी जो शर्मनाक या सामाजिक तौर पर गलत हो। मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों बाद अचानक मेरी बेटी को उल्टियां होना शुरू हो गई। मैंने उसे देखा तो मेरे मन का ख्याल सच है, मुझे ऐसा लगा। मैंने उससे कहा कि आखिर क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और रोज रोज चादर धुलती हो और आज ये उल्टी। मैं बहुत गुस्से में थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, माँ आप कैसी बात कर रही हो? ऐसा बोलते आपको शर्म नहीं आती? मैंने तुरंत अपनी बेटी के मुंह पर तमाचा दे मारा और वो धड़ से जमीन पर गिर पड़ी। इतने में सूरज दौड़ता हुआ आया। उसने निशा को उठाते हुए कहा, माँ आप ये क्या कर रही हो? बेचारी की तबीयत खराब है और आप इसे मार रही हो। मैंने भी गुस्से में सूरज को उल्टा सीधा बहुत कुछ कह दिया और वहां से चली गई। मैं बहुत चिंता में थी। मैंने रोज उनके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। आज की रात तो मैंने एक ऐसा कारनामा देखा जिसे देखकर और सुनकर किसी भी माँ का दिल कांप जाएगा। मैं रात को उनके बारे में सोचते सोचते कब सो गई, पता ही नहीं चला। रात को करीब 1 बजे मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी और मैं उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद खांसी बंद हो गई, पर मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा एक बार निशा के कमरे के पास जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो कमरे की लाइट जल रही थी और अंदर से दोनों की बात करने की आवाजें आ रही थी। सूरज निशा से कह रहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो ऐसा कर रही हो। पलटकर निशा ने भी कहा, हाँ खुशकिस्मत तो हूँ जो ऐसा मौका मिल रहा है, पर कल फिर जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ परेशान हो जाएगी। सूरज ने कहा, माँ की चिंता ना करो, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस कुछ दिन और हम लोग ये सब करेंगे। बहुत खुश नसीब है हम लोग जो रोज रोज हमको ये मौका मिलता है। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा अंदर से बंद था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था पर दरवाजा खुलने का नाम नहीं। मैं बेचैन थी, क्या हो रहा है अंदर? करीब 15 मिनट तक लगातार दरवाजा खटखटाना के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा निशा ने खोला था और वह बहुत नींद में थी, पर सूरज जमीन पर किनारे लेटा हुआ था। मैंने उसे आवाज लगाई और पूछा, क्या हो रहा था अंदर? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, हम लोग सो रहे हैं। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, तुम लोग जाग रहे थे, नाटक ना करो सोने का। उन्होंने कहा, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनके कमरे से बाहर आ गई और मेरे दिमाग में अजीब अजीब और गंदे ख्याल आने लगे। अगले दिन शाम को सूरज कुछ दवाएं लेकर आया और निशा को देते हुए बोला कि तुम ये दवा खा लेना, जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं इस बात पर ध्यान दे रही थी और ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी कई दिनों तक बेहोश नहीं हुई। एक रात मैंने फैसला किया, सुबह निशा की जागने से पहले मैं उसके नीचे से चादर निकाल लूंगी और देखूंगी। मैंने वैसा ही किया। सुबह करीब 5 बजे मैं उठी और उनके कमरे में जाकर धीरे से चादर निकाल लाई और अपने कमरे में आ गई। उस चादर पर छोटे छोटे सफ़ेद बाल थे। मैं इतनी हैरान कि ये बाल किसके हैं। मुझे लगा
क्या मेरी बेटी को कोई बीमारी तो नहीं, जो दोनों भाई बहन मुझसे छुपा रहे हैं? और जब मेरी बेटी उठी तो उसके नीचे वह चादर नहीं थी। उसने मुझे आकर पूछा तो मैंने बताया कि वो मैंने धुल कर फैला दी। इतना सुनकर वह जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया और पूछा, निशा, क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? उसने कहा, कुछ नहीं। मैं गुस्से में बोली, बताओ मुझे। वो मुझसे थोड़ा घबरा गई और उसने बताना शुरू किया। उसने बताया, माँ, एक दिन सूरज काम पर से घर आ रहा था, तभी उसको रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया जो बहुत ही घायल था। वह चुपके से उसे घर ले आया। आपको बताए बिना हम लोगों ने वो कुत्ता पाल लिया। मैं जानती थी कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और शायद इसे पालने पर आप नाराज होंगी, इसलिए हमने सिर्फ इसे अपने कमरे में ही रखा था। रही बात चादर धोने की, तो उसका कारण तो आप जान ही चुकी हो। मैंने पूछा, तुम बेहोश क्यों हो जाती थी? उसने बताया कि मैं अपने हिस्से का खाना उस कुत्ते को खिला देती थी, जिससे मैं कमजोर हो गई। अपनी बेटी की बातों को सुनकर माला की आंखों में आंसू भर आए और उसने रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया और अपनी गलत धारणा पर पछताने लगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।